जो बेटा हमारा अगला चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के अंदर बेटा बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर के चलूंगा। जो टिपिकल डेरिवेशंस थे और टॉपिक्स थे सब सिलेबस से जा चुके हैं। जैसे था इफेक्ट ऑफ रोटेशन वाला डेरिवेशन गया, फॉर्मूला है सिलेबस में। तो दो एक कंसेप्ट ऐसे होंगे जिनके सिर्फ फॉर्मूले में है सिलेबस में, डेरिवेशन नहीं। बाकी सब जो है वो हम कर ही रहे हैं। आज मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ाऊंगा। पहले मुझे एक बात बताओ, देखो ग्रेविटेशन की शुरुआत कहाँ से हुई? 5 मिनट तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशन की शुरुआत कहाँ से हुई? बेटा न्यूटन के बारे में सब जानते हैं। कौन सा एग्जाम्पल देने वाला हूँ? मेरे ख्याल में पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, 8th 9th से पढ़ते आ रहे होंगे। उससे पहले ये बताओ, जब मैं किसी चीज़ को छोड़ता हूँ तो वो डाउनवर्ड गिरती है या अपवर्ड? लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड या स्ट्रेट? और यदि मैं कहूँ ये गलत है, डाउनवर्ड कुछ होता ही नहीं। आप ये बताइए, ये हमारी अर्थ है। अब यहाँ पर एक ट्री है, एक ट्री यहाँ पर है, एक ट्री यहाँ है। कई बच्चे जो जरा से भी इंटेलिजेंट है वो समझ चुके क्या होने वाला है। इस ट्री पर से एक फ्रूट अलग हो गया, इससे भी एक अलग हो गया और इससे भी एक अलग हो गया। यदि सच में डाउनवर्ड कुछ है और सब चीजें डाउनवर्ड गिरती हैं तो ये वाला फ्रूट डाउनवर्ड गिरेगा अर्थ पर। लेकिन ये वाला फ्रूट जब डाउनवर्ड गिरेगा और ये डाउनवर्ड गिरेगा, यदि आपकी लैंग्वेज में इसे डाउनवर्ड कहते हैं, तो यहाँ खड़े लोगों को क्या दिखाई देगा? जो आदमी यहाँ खड़ा है उसे लगेगा पेड़ से फ्रूट टूटा और ये जा रहा है। और यहाँ खड़े आदमियों को क्या दिखाई देगा? यहाँ खड़े आदमी को दिखाई देगा पेड़ से फ्रूट टूटा और गया स्पेस में चला जाएगा। ऐसा तो होता नहीं। तो ये डाउनवर्ड अपवर्ड हमारी बनाई हुई इमेजिनेशंस हैं, ना कुछ डाउनवर्ड है ना अपवर्ड। तो फिर चीजें कहाँ गिरती हैं, इसी के बारे में न्यूटन ने सोचा। और चल पुराना एग्जाम्पल बता भी देता हूं। एक दिन न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ना वो उस दिन पेड़ के नीचे बैठते ना नया चैप्टर बनता। एक एप्पल उनके ऊपर आकर के गिरा और उनके दिमाग में यही क्वेश्चन आया, ये नीचे क्यों गिरा? और इसी क्वेश्चन ने पूरे चैप्टर का बेस तैयार कर दिया। समझना, आप ध्यान से एक एक वर्ड को गौर से सुनना। न्यूटन साहब पेड़ के नीचे बैठे हैं, एक एप्पल उनके बिल्कुल सामने आके गिरा। ज्यादा होशियार लोग थे, सोचना शुरू, नीचे क्यों गिरा? और थोड़ी देर में सोचते सोचते वो समझ गए कि डाउनवर्ड नहीं गिरा। क्योंकि यदि डाउनवर्ड ही गिरा करते तो मेरे बेटा एक बात बताओ, जो यहाँ पेड़ है उसके फ्रूट्स डाउनवर्ड गिरते तो अर्थ पे आते। लेकिन यहाँ जो पेड़ है यदि वो सच में डाउनवर्ड गिरा करते तो वो कभी भी अर्थ पे नहीं आते। और जो यहाँ पेड़ है वो डाउनवर्ड गिरते तो वो तो स्पेस में ही भाग जाते। तो इन्होंने कहा कि हमारी एजम्पशन में ही कुछ गलती है। दरअसल चीजें डाउनवर्ड या अपवर्ड नहीं, अर्थ के सेंटर की तरफ गिर रही है। ये भी अर्थ के सेंटर की तरफ, यहाँ भी अर्थ के सेंटर की तरफ। यदि आप यहाँ पेड़ लगाओगे तो कोई भी बॉडी होगी अर्थ के सेंटर की तरफ जाना चाहती है। कैसे? जरा सोचो, सेंटर कहाँ से आ गया? तुम बताओ, यदि मैं यहाँ पर एक गड्ढा कर देता तो ये फ्रूट सरफेस पे रुकने की बजाय अंदर चला जाता। और यदि ये गड्ढा मैं यहाँ पर कर देता तो ये फ्रूट यहाँ से गिर करके यहाँ जाता। वो तो असल में इस वाले फ्रूट को आगे जगह नहीं मिल रही तो वो सरफेस पे रुक गया। यदि हम सरफेस पर एक गड्ढा कर दे तो वो अंदर जाके रुकेगा। और गहरा कर दो और दरअसल सब चीजें अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। न्यूटन ने कैसे सोचा? देखो ध्यान से, तुम दोनों के लिए बता रहा हूं। न्यूटन साहब बैठे हुए हैं, एक एप्पल गिरा, उनके दिमाग में क्वेश्चन आया ये डाउनवर्ड क्यों गिरा?
उन्होंने जब सारा सोचा तो पता चला डाउनवर्ड नहीं गिरा। चीजें जब गिरती हैं तो अर्थ के सेंटर की तरफ गिरती हैं, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो फिर उनका क्वेश्चन आया, अर्थ के सेंटर ही क्यों? उन्होंने कहा इसका मतलब अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल मासेस टुवर्ड इट्स सेंटर, अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल मासेस टुवर्ड इट्स सेंटर। उनके दिमाग में अब तक क्या बात आ चुकी है कि अर्थ अट्रैक्ट ईच एंड एवरी मास टुवर्ड इट्स सेंटर। इस फोर्स को नाम दिया उन्होंने ग्रेविटी। ग्रेविटी वर्ड पहले शुरू में उन्होंने सिर्फ अर्थ के लिए यूज किया, बाद में ये जनरलाइज होकर के पूरे यूनिवर्स के लिए अप्लाई हुआ। तो शुरू में उन्होंने कहा कि अर्थ हर चीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है और जितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है उसी को कहते हैं वेट। वेट है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जो भी फोर्स अर्थ लगाएगी वो ग्रेविटी का फोर्स कहलाएगा। तो वेट और कुछ नहीं मान लो मैं कह रहा हूं मेरा वेट 100 न्यूटन है, इसका मतलब अर्थ मुझे 100 न्यूटन के फोर्स से खींच रही है। मैं कहता हूं आपका वेट 200 न्यूटन है, तो अर्थ आपको 200 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रही है। मैंने कहा इनका वेट 700 न्यूटन है, तो अर्थ उसे 700 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रही है। तो वेट और कुछ नहीं, फोर्स का दूसरा नाम है। ग्रेविटी का फोर्स ही वेट है। अच्छा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यदि ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है तो मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखना पड़ेगा। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बिकॉज इट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी तो आई हैव टू राइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल है g। तो इस तरह से वेट का फॉर्मूला आया mg। वेट इज नॉट m, वेट इज mg, वेयर m इज द मास, g इज द एक्सेलरेशन। कई बच्चों से पूछो व्हाट इज g? सर इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने कहा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो उसने बड़े प्यार से जवाब दिया, सर इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गलत तो नहीं कह रहा? व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन लगता है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसे और क्लियरली समझें, मैंने इस पेन को छोड़ा, अर्थ इस पर फोर्स लगाएगी तो इसमें एक्सेलरेशन होगा। जितने एक्सेलरेशन से ये गिरेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, महंगा पेन है, मैंने इसे छोड़ा, ये नीचे गिरेगा। जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे गिरेगा वो कहलाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? हर सेकंड बढ़ने वाली स्पीड। एक सेकंड में जितनी स्पीड बढ़ती है, देख बेटा मैंने बताया ना चैप्टर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन जितना भी है उसे ढंग से ऐसा तैयार करो कि क्लास में रेडी होके जाए। एक्सेलरेशन क्या है? 1 सेकंड में राइज होने वाली स्पीड। यदि एक कार की स्पीड अभी है 10, एक सेकंड के बाद 12, एक सेकंड के बाद 14, एक सेकंड के बाद 16, तो हर सेकंड स्पीड बढ़ रही है 2, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज 2। एक बॉडी की अभी स्पीड है 10, एक सेकंड बाद है 15, एक सेकंड बाद है 20, एक सेकंड बाद है 25, तो हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ रही है इसकी? 5, तो एक्सेलरेशन है 5। हमारी अर्थ पर जब मैं बोलता हूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8, तो किसी चीज को अर्थ के पास छोड़ोगे तो हर सेकंड उसकी वेलोसिटी 9.8 बढ़ेगी। यानी छोड़ते समय 0, मैं 10 मान लेता हूं 9.8 को, छोड़ते समय 0, एक सेकंड बाद स्पीड हो जाएगी 9.8 या रफली 10। तो आप रफ कैलकुलेशन से बता सकते हो कि कोई बॉडी 5 सेकंड से गिर रही है तो क्या वेलोसिटी होगी। पहले सेकंड वेलोसिटी 0 छोड़ते समय, एक सेकंड बाद वेलोसिटी हो गई 10, एक सेकंड बाद हो गई 20, उसके एक सेकंड बाद हो गई 30, यानी यदि कोई बॉडी 5 सेकंड से गिर रही है तो वेलोसिटी उसकी 50 हो चुकी। अब बेटा कोई पर्सन एरोप्लेन से गिर गया, मान लो वो अर्थ पे 10 सेकंड में पहुंचा, तो आप अंदाजा लगा सकते हो 10 सेकंड बाद क्या वेलोसिटी होगी।
तो जवाब है हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 9.8 या कह दो रफली 10 बढ़ रही है, तो 10 सेकंड बाद 100 बढ़ जाएगी, तो टकराते समय उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड होगी। चलो भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बता दिया। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताने के बाद अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये फॉर्मूला शायद 9-10 में था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने ये कहा, बाद में रिसर्च चलती रही, भाई आपको तो सीधे फाइनल प्रोडक्ट मिलते हैं, कितना सोचा होगा उस बारे में, क्या करा होगा, वो तो एक अलग मैटर है। हाँ बोलो बेटा। ग्रेविटी का एग्जैक्ट मतलब क्या होगा? भाई एवरी मास, अभी वही बताने जा रहा हूँ कि दुनिया में हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है, उसी फोर्स को हमने ग्रेविटी का नाम दे दिया। यदि कोई भी मास, जैसे बेटा कोई मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाएगी तो हम उसे मैग्नेटिक फोर्स कह देते हैं, कोई चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स कह देते हैं, तो जब एक मास दूसरे मास पे फोर्स लगाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कह देते हैं। पता है बेसिक फोर्स किसे कहते हैं? बेसिक फोर्स वो फोर्स हैं जिनका हमें पता है ये लगते हैं, लेकिन क्यों लगते हैं ये नहीं पता। आप कहोगे क्यों? बेटा मैं आपसे एक बात बताता हूं, दुनिया में एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल या अट्रैक्ट करता है। यदि मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं क्यों, तो बस आप यही बता पाओगे सर करता है ये तो पक्का है, लेकिन क्यों करता है ये तो हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं। एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, क्यों? इसका जवाब ना न्यूटन को मिला था ना किसी को मिला, आज तक भी अनएक्सप्लेन्ड है। इवन यदि किसी ने पता लगा लिया कि एक मास दूसरे मास को क्यों अट्रैक्ट करता है तो शायद नोबेल प्राइज मिल जाए। हम बस इतना जान पाए हैं। देख बेटा एक बात बताता हूं मैं, मेरा एग्जाम्पल नहीं है, वर्मा जी का एग्जाम्पल है। HC वर्मा, सुना होगा नाम, IIT के प्रोफेसर रहे हैं। HC वर्मा जी ने एक बात बताया था, अभी हम नेचर के बारे में कितना जानते हैं, तो जवाब है ऑलमोस्ट निल। तो हम इधर सुनो, अभी हम नेचर के बारे में कितना जानते हैं, प्रकृति के बारे में क्या जानते हैं, तो जवाब है ऑलमोस्ट निल। हमें लगता है हम तो सब जान गए, हमें पता है कौन कितने प्लेनेट है, कितने सैटेलाइट है, क्या है। चल भाई, इसका एग्जाम्पल वर्मा जी के शब्दों में मैं बेकार क्रेडिट लूं। वर्मा जी ने कहा कि दो आदमी चेस खेल रहे हैं, चेस के कुछ रूल्स होते हैं। मान लो दो आदमी चेस खेल रहे हैं और बड़े मगन हैं, उनका चेस का गेम तुम्हें पता होगा, जो प्रोफेशनल्स खेलते हैं कई कई दिन तक चलता है गेम। दो आदमी चेस खेल रहे हैं, कम से कम उसमें 24 घंटे का गेम चल रहा है। एक बच्चा आया, अंकल अंकल मुझे चेस खेलना सिखा दो। तो उन्होंने, वो डिस्टर्ब ना हो जाए तो उन्होंने कहा देख भाई हम सिखाएंगे नहीं, तुम देखते रहो क्या हो रहा है और जो दिख जाए उसे नोट करते रहो और उससे सीख जाओगे। अब लड़के ने देखा कि भाई प्यादा आगे चलता है, उसने लिख लिया प्यादा आगे चलता है। अगली बार फिर एक कदम आगे बढ़ाया, प्यादा सच में आगे चलता है, ठीक है, उसने नोट कर लिया प्यादा सच में आगे चलता है। फिर अगली बार फिर आगे चला, उसने कहा प्यादा एक कदम आगे चलता है, लॉ बन गया। फिर उसने देखा कि जो ऊंट होता है वो टेढ़ा चलता है, लिख लिया ऊंट टेढ़ा चलता है। कितने भी कदम चल सकता है वो भी लिख लिया, और भी चल सकता है। इस तरह से वो देखने लगा, लॉ बनाता जा रहा है। पहले देखता है, लिख लिया, दोबारा देखा, पक्का लिख लिया, तीसरी बार वैसी चाल चली, लॉ बना दिया। हम इंसान भी तो यही कर रहे हैं। हम नेचर में कोई चीज देखते हैं, नोट कर लेते हैं, दोबारा वैसा ही होता है तो फिर नोट कर देते हैं। 3-4 साइंटिस्ट उसे देख ले तो लॉ बना देते हैं। कोई नेचर हमें बताने आ रही है, सन हमें बताने आ रहा है कि मैं कितने फोर्स से खींचूंगा, हम ही तो देख रहे हैं। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है, पूरे चेस का गेम जो 24 घंटे चल रहा है, समझने के लिए कम से कम बच्चे को 1 घंटा तो देखना पड़ेगा। यदि कोई सोचे कि 24 घंटे का गेम 5 सेकंड देख करके और मैं सारे लॉ समझ जाऊं, हो सकता है एक आध लॉ पकड़ ले, मैं सारे लॉ समझ जाऊं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। तो एक बात बताओ, अच्छा कई बार हमारे लॉ टूटते भी हैं। वो लड़का लिखे जा रहा है प्यादा आगे चलता है, प्यादा आगे चलता है, इतने में दूसरे दुश्मन का प्यादा आ गया, उसने टेढ़ा मार दिया। उसने कहा मेरा लॉ गलत था, मारते समय टेढ़ा भी चलता है।
मारते समय टेढ़ा भी चलता है। अब भाई साहब दुनिया में नेचर के लॉज शुरू से हैं, जब से बिग बैंग हुआ तब से ये लॉज हैं, और शायद उससे पहले से भी। हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तुम्हें मालूम है, इंसान को ऑब्जर्व करते हुए और लॉ ढूंढते हुए ज्यादा से ज्यादा 2000 साल हुए हैं। देख, मेजर इन्वेंशन तो पिछले 500-600 साल की हैं। 500-600 साल से पहले इंसान और जानवर में कोई खास अंतर नहीं था, ना बिजली थी, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ना इलेक्ट्रिकल आइटम, ना कुछ, बस पहिया लगाया, बैलगाड़ी से घूम रहे हैं। 500-600 साल से पहले कोई खास नहीं था। चल फिर भी हम मान ले कि हम 1000 साल से रिसर्च कर रहे हैं, और नेचर का गेम कितने साल से चल रहा है? ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स। अब भाई यदि 24 घंटे के चेस को समझने के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए, 5% टाइम तो देखो। तो यदि कोई गेम 100 बिलियन ईयर से चल रहा है, तो उस गेम को पूरा समझने के लिए कम से कम 1% यानी 1 बिलियन ईयर तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यदि कोई चेस का गेम, मैं तो हमेशा एक बात बोल रहा हूं, 24 घंटे से चल रहा है, मैं 2 सेकंड देख करके कहूं सारे पकड़ लिए लॉज, तो मैं उतना ही गलत हूं जितना 100 बिलियन से चलने वाले नेचर के गेम्स को हम 1000 साल ऑब्जर्व करके कहते हैं कि हमने सब पकड़ लिए। किसी न किसी दिन प्यादा टेढ़ा चलता है, और जब वो चलता है तो हमारे लॉज टूटते हैं, तब हमें नई चीजें पता चलती हैं। जैसे बेटा डाल्टन के समय कहा था एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, बाद में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर दी और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास पता लगा लिया, तो रूल टूटा। डाल्टन का नियम हटके अलग लॉज आए कि ये एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बने। बाद में पता चला प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी और छोटे क्वार्क से बने। बाद में पता चला क्वार्क भी और छोटे मेसॉन से बने। बाद में पता चला ये म्यूऑन से बने। मतलब कहने का ये, रूल टूटेंगे जब तक आप 1 बिलियन ईयर तक की सभ्यता नहीं बन जाओगे, 1 बिलियन ईयर कम से कम पूरे नेचर को ऑब्जर्व नहीं करोगे, लॉज टूटेंगे, बदलेंगे, आपकी फिजिक्स बदलेगी, फॉर्मूले बदलेंगे। तो मेरे बेटा यही मैं न्यूटन की बात कर रहा था कि भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। तो जो न्यूटन ने ढूंढे, अब तो तुम्हें पता होगा कि भाई एंटी मैटर का भी पता चल गया है। कौन कौन जानता है एंटी मैटर के बारे में? सुना है नाम? निगेटिव एनर्जी, स्पेस में डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, सुने सुने से लग रहे हैं। भाई देख, ग्रेविटेशन छोटा चैप्टर है, किसी दिन एक लेक्चर लूंगा जिसमें ये सारे क्लियर करूंगा, डार्क मैटर क्या है, निगेटिव एनर्जी क्या है, पैरेलल यूनिवर्स क्या है। एक दिन लेक्चर देंगे, अभी फिलहाल वो समय नहीं आया, आज तो हम अपने पॉइंट पे आगे बढ़ रहे हैं। बता, ले लूं एक लेक्चर? निगेटिव मास क्या होता है, कितने यूनिवर्स है हमारे स्पेस में स्टडी के अकॉर्डिंग, सबके ऊपर लेक्चर आएगा। क्योंकि पैरेलल, कई बार ऐसा लगता है ना कि ये इवेंट मेरे साथ हो चुका है, कई बार ऐसा लगता होगा कोई घटना हुई पहली बार और लगता है यार ये तो पहले भी मेरे साथ हुआ है, इस आदमी को पहले भी मैंने कहीं देखा है। जेसी के बारे में बताना पड़ेगा, पैरेलल यूनिवर्स। तो खैर अभी फिलहाल वो टॉपिक नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आज तो तभी में ग्रेविटेशन का रूल समझ लो। न्यूटन साहब ने बताया कि सिर्फ अर्थ चीजों को अट्रैक्ट नहीं करती, पूरे यूनिवर्स में न्यूटन ने रिसर्च करके बताया, पूरे यूनिवर्स में हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है। एवरी मास इन द यूनिवर्स इज अट्रैक्टिंग अदर मास। इस फोर्स को नाम दिया गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यदि बेटा ये m1 मास है, ये m2 मास है r डिस्टेंस पर, तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। इनमें ज्यादा समय नहीं लगा रहा, 10th का फॉर्मूला है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। इन्हें कंबाइन कर दो तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या आ गया? F प्रोपोर्शनल टू, अब देयर शुड बी अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है G, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
आप देख रहे हो बहुत कम चीजों में यूनिवर्सल नाम लगा रहता है। स्प्रिंग कांस्टेंट में तो यूनिवर्सल नहीं लगा। यूनिवर्सल का मतलब पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम है। आप यूनिवर्स के किसी भी स्टार, किसी भी गैलेक्सी, किसी भी सोलर सिस्टम में कहीं भी चले जाओ, कैपिटल जी की वैल्यू कभी नहीं बदलती। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है, याद कर लीजिएगा। अच्छा, तो हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है। क्वेश्चन आता है क्या ये पेन अर्थ को भी अट्रैक्ट कर रहा है? तो जवाब है हाँ, अर्थ पेन को अट्रैक्ट कर रही है। यस, पेन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। यस, एवरी मास अट्रैक्ट्स अदर मास। तो क्वेश्चन ये आता है यदि अर्थ ने पेन को अट्रैक्ट किया तो पेन, अच्छा एक क्वेश्चन का जवाब दो टेस्ट के नॉलेज के बेसिस पर। भाई ये है अर्थ, ये है मेरे पास कोई पेन ही समझ लो, चलिए पेन है, ये अर्थ है। अर्थ पेन पर ज्यादा फोर्स लगाती है या पेन अर्थ पर ज्यादा फोर्स लगाता है? या सेम? जो लगे वो बोल दो, गलत होगा सही होगा और क्या होगा? अर्थ पेन पर ज्यादा फोर्स लगाती है या पेन अर्थ पे ज्यादा लगाता है? मैं बताऊं, बराबर। बड़ा मास हो या छोटा मास, दोनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स ना लगाते तो यहां पर दो फॉर्मूले होते कि मान लो m1 बड़ा है, m2 छोटा है। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो m1 इज बिगर, m2 इज स्मॉलर। तो फिर मैं दो फॉर्मूले पढ़ाता कि बड़े मास पे लगने वाले फोर्स का ये फॉर्मूला और छोटे मास पे लगने वाले फोर्स का ये फॉर्मूला। लेकिन कभी भी ऐसा फॉर्मूला तो सुना नहीं होगा कि बिगर मास पे लगने वाला ये फोर्स है स्मॉलर। यदि बेटा तुमसे कहा एक मास है 100 kg, दूसरा है 1 kg, दोनों के बीच का फोर्स बताओ, तो g की वैल्यू 6.67 × 10⁻11, पहला मास 100, दूसरा मास 1 और डिस्टेंस r दे दी मान लो 1, तो 1 स्क्वायर सॉल्व कर लेना न्यूटन। अब क्वेश्चन आएगा ये किस पे लगने वाला फोर्स है? तो जवाब है 100 पर भी यही लगेगा और 1 पर भी यही लगेगा। दोनों मास एक दूसरे को बराबर फोर्स से खींचेंगे। अब फिर क्वेश्चन आता है अर्थ ने पेन ने अर्थ पर बराबर फोर्स लगाया तो फिर अर्थ तो चली नहीं। भाई एक बात बता, बिल्कुल सीधा सा जवाब है। यदि मैं खींच के लात एक साइकिल पे मारूं और खींच के लात ट्रक पे मारूं तो कौन चल जाएगा, कौन नहीं चलेगा? क्योंकि वो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है कि छोटे मोटे फोर्स उसे वहां से डेविएट नहीं कर पा रहे। तो अर्थ ने पेन पे लगाया उतना ही फोर्स, तो पेन छोटा था वो चल पड़ा। लेकिन जब पेन ने अर्थ पे उतना ही फोर्स लगाया तो अर्थ इतनी बड़ी थी कि उतना सा फोर्स उसके लिए नेग्लिजिबल है, उसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ मास के कारण। तो अर्थ अपने साइज के कारण नहीं गिर पाई। यदि अर्थ की बजाय, सुनो, अर्थ पर कोई ब्लैक होल गिर जाए छोटा सा, तुम्हें पता है ब्लैक होल कितने डेंस होते हैं? जब स्टार्स की डेथ होती है तो कई बार ब्लैक होल्स बन जाते हैं, वो भी एक अलग लेक्चर है, कभी देंगे। ब्लैक होल की डेंसिटी इतनी है कि यदि इस पेन की टिप के बराबर का ब्लैक होल का मटेरियल ले ले तो उसका मास हमारी लगभग अर्थ के बराबर ही होगा। पता है आपके एटम की ज्यादातर जगह खाली है। कैसे खाली है? चल इस पे भी बताओ, 1 मिनट। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग बहुत है, इन्हें ढंग से समझते हुए चलना है। तो आप क्या समझते हो एक एटम में कितनी खाली जगह है? बेटा ये तुम्हें मालूम है न्यूक्लियस का साइज 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है, यानी फर्मी। और एटम का साइज 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है, यानी एंगस्ट्रॉम। एक न्यूक्लियस का साइज 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का और एटम का साइज 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का, यानी जितना न्यूक्लियस है उससे 1,00,000 गुना ज्यादा डिस्टेंस, न्यूक्लियस की रेडियस से 1,00,000 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस एटम की होती है। अंदाजे से समझो
तो आप ऐसे समझ लो, यदि न्यूक्लियस की रेडियस है 1 मीटर तो एटम की रेडियस है 1 लाख मीटर। हम थोड़ी देर के लिए मान ले मेरा न्यूक्लियस, दिमाग खोल करके सुनना, मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि मेरा न्यूक्लियस पेन की टिप के बराबर है 1 मिलीमीटर। मेरा न्यूक्लियस पेन की टिप के बराबर है, इमेजिन कर लिया 1 मिलीमीटर, तो एटम का साइज होगा 100 मीटर, यानी यहां से बेगमपुर तक की रेडियस। लेकिन सारा मास किस में होता है? सारा तो न्यूक्लियस में होता है। तो जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं उनमें ये सारी जगह, खाली जगह खत्म हो जाती है, और सारी खाली जगह खत्म हो जाती है तो मास उतना ही रहता है। तुम्हें मालूम है मैक्सिमम मास है तो न्यूक्लियस में ही, मास उतना ही रहता है, साइज बहुत कम हो जाता है। तो तुम बस ये एक अंदाजे से समझ लो, यदि पेन की टिप के बराबर की न्यूट्रॉन स्टार से सैंपल ले ली तो वो हमारी अर्थ के लगभग बराबर साइज का, मास का होगा। तो यदि कोई, ये है अर्थ, अब सुन खतरा कहाँ है, ये अर्थ है और ये न्यूट्रॉन स्टार का एक छोटा सा टुकड़ा आ गया पेन की टिप के बराबर तो एवरी मास अट्रैक्ट्स अदर मास, तो अर्थ न्यूट्रॉन स्टार को अपनी तरफ खींचेगी, न्यूट्रॉन स्टार अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, दोनों पे फोर्स बराबर लगेगा। अच्छा, भले ही इसका साइज छोटा है, मास अर्थ के बराबर है, जितना मास इसका उतना ही मास इसका, तो जो एक्सेलरेशन इसमें आएगा वही एक्सेलरेशन इसमें भी आएगा, यानी ऐसे में अर्थ भी भागेगी। जितनी स्पीड से मास गिरेगा उतनी स्पीड से अर्थ भागेगी, यानी स्पेस में कहीं पे न्यूट्रॉन स्टार आ गया तो वो खुंचता हुआ बड़ी तेजी से अर्थ की तरफ आएगा, और अर्थ सच में अपनी जगह छोड़ करके पूरी तेजी से उसकी तरफ भागेगी। तभी तो कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार बड़ी बड़ी चीजों को खींच लेते हैं। भले ही वो छोटे हो साइज में। साइज से क्या हो रहा है, तो मतलब मास पे डिपेंड करता है ना, साइज पे तो नहीं डिपेंड कर रहा। फॉर्मूले में कहीं पे साइज रखा हो, मास रखा है, मास डिपेंडेंट है बस। न्यूट्रॉन स्टार इतना सा होगा, अपने नजदीक के पूरे सितारे को खा जाएगा, अट्रैक्ट करके अपने में समा लेगा। तभी इसे ब्लैक होल कहते हैं। हर चीज को झाड़ू सी लगा देता है। जहां न्यूट्रॉन स्टार होता है ना, वो अपने आसपास का, तुमने सुना होगा, उसके आसपास ब्लैक होल बन जाता है, वो अपने आसपास की सारी जगह खा जाएगा, सब कुछ खत्म, तो उसके आसपास पूरा खाली जगह रह जाती है, वहां कोई स्टार नहीं होता, कोई लाइट नहीं होती, हर चीज को खींच लेगा, लाइट को भी खींच लेगा, तो इसके आसपास कुछ नहीं होता, तभी इसे ब्लैक होल बोलते हैं। ग्रेविटी, मास इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा फोर्स से खींच रहा है, लाइट तक के फोटॉन्स को खींच लेता है। यही तो मैं तब से समझा रहा हूं, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा अट्रैक्शन पावर, और न्यूट्रॉन स्टार का मास इतना ज्यादा है वो सभी कुछ खींच लेगा। तभी है हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, हर गैलेक्सी के सेंटर पे एक ब्लैक होल होता है। जैसे देखो, कोई यदि सैटेलाइट घूम रहा है तो उसके रोटेशन के सेंटर पे कोई ना कोई प्लेनेट जरूर होगा, प्लेनेट घूम रहा है तो उसके सेंटर पे कोई ना कोई स्टार जरूर होगा। अब यदि गैलेक्सी में सारे स्टार्स घूम रहे हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, तो कोई ना कोई चीज सेंटर पे जरूर होगी, वो ब्लैक होल है। हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है जो अपनी तगड़ी ग्रेविटी के कारण सबको घुमा रहा है। नहीं जी, प्रूफ, हमारे टेलीस्कोप फोटो खींच चुके हैं इन सब की। स्पेस में जब आप देखते हो, पास्ट देखते हो, ये जानते हो ये बात, हम जब पास्ट में क्या था वो देखना होता है तो ऐसी टेलीस्कोप बनाते हैं जो दूर से दूर देख सके। जितना दूर देख रहे हो पास्ट देख रहे हो। हमने आज बनते हुए स्टार्स देखे हैं, हमने ब्लैक होल्स के फोटो लिए हैं, आसपास के फोटो लिए। खैर, अब आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है। मेरे बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, पहले ये बताओ, वेट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। बताया था मैंने, याद है आपको? कोई एब्सेंट था उस दिन जिस दिन ये बताया था? एनीवन? अच्छा हुआ नहीं हाथ उठाया, क्योंकि आज ही बताया था, अभी 15 मिनट पहले। एक भी हाथ उठा लेता जिंदगी सफल हो जाती। वेट क्या है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है वेट? ग्रेविटी का जो फोर्स है वही वेट है। तो मान लो बेटा, ये मेरी अर्थ है,
और यहां पर कोई मास है, मास अर्थ के बहुत नजदीक है, तो ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। मास अर्थ सरफेस पर है, तो मुझे बताओ इस मास की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस किसके बराबर हो गई? रेडियस के, अर्थ की रेडियस के। तो अब फॉर्मूला बनाते हैं और जी का फॉर्मूला तैयार होगा। जल्दी से बोलो बेटा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। क्या तुम्हें फॉर्मूला याद है? Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है एक बार बोलो। तो मैं लिख रहा हूं Gm1 यानी मास ऑफ अर्थ, m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इसने फोर्स लगाया, इस पर लगाया, दोनों का मास लिख दिया। दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर, दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर, तो आर स्क्वायर। ये है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, यानी वेट का फॉर्मूला। लेकिन वेट का फॉर्मूला तो mg होता है, तो m से m काट दो, g का फॉर्मूला हो गया gme अपॉन re स्क्वायर। g कहलाता है स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल G कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। me है मास ऑफ अर्थ और re है रेडियस ऑफ अर्थ। आप यदि सबकी वैल्यू रख दे, जैसे G की वैल्यू रखें 6.67 इंटू 10⁻11, अर्थ का मास 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, 6400 किलोमीटर है, मीटर में बदल दिया, का स्क्वायर। तो भाई साहब सॉल्व करके देख लेना, 9.8 आएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन से ऐसे प्रूफ होता है। यदि कोई कहे मैथमेटिकली प्रूफ दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऐसे होगा जी। लेकिन एक बात और पक्की हो गई, जी की वैल्यू हर जगह 9.8 नहीं है, जी की वैल्यू बदलेगी। क्यों बदलेगी? मान लो बेटा, पहले बताओ, ये मास अर्थ सरफेस पर था, तो एक मास से दूसरे मास की डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो गई। मान लो ये मास हाइट पर होता, h हाइट पर होता अर्थ से, तो क्या अर्थ के सेंटर से यहां की डिस्टेंस re होती या re प्लस h होता? तो फिर g की वैल्यू बदल जाती। तो ये जो G 9.8 है, ये सिर्फ अर्थ सरफेस पर है। ऊंचाई पर जाएंगे, गहराई पर जाएंगे तो ये बदलेगा। कितना बदलेगा वो तो खैर आगे 2 डेरिवेशन है सिलेबस में कि हाइट पे जाने पे कैसे बदलता है और डेप्थ पे जाने पे कैसे बदलता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, वो अभी चलेगा। अच्छा ये बताइए, समझ में आने लगा ग्रेविटी के बारे में? एक बार पहले क्विक रिकैप लेते हैं बड़ी तेजी से। देख बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि न्यूटन के बारे में कि एक एप्पल गिरा, उन्होंने सोचा नीचे क्यों गिरा, उन्हें पता चला नीचे नहीं गिरती चीजें, अर्थ के सेंटर की तरफ गिरती हैं। ज्यादा डीपली बातें नहीं कर रहा, अर्थ के सेंटर की तरफ गिरती है। डाउनवर्ड गिरते तो इस एप्पल को यहाँ गिरना चाहिए था, यानी अर्थ पे कभी आता ही नहीं। डाउनवर्ड गिरता तो यहाँ गिरना चाहिए था, अर्थ के सेंटर की तरफ आता ही नहीं, तो डाउनवर्ड नहीं गिरती। फिर अगले पेज पर मैंने बताया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। एक बात याद रखो, दो मास की सेपरेशन हमेशा सेंटर से सेंटर तक नापी जाएगी। मैं कहूँ एक मास ये है, एक मास ये है, डिस्टेंस ये नाप दी तो गलत आंसर, और ये नाप दी तो अलग आंसर। आपको सेंटर से सेंटर ही लेनी है डिस्टेंस। समझ में आ गया? ना क्लोजेस्ट ना फारदेस्ट, सेंटर से सेंटर तक की। और F प्रोपोर्शनल टू m1m2 अपॉन r स्क्वायर, तो gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। G का फुल क्या नेम है, क्या कहते हैं हम इसे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर इसके बाद बेटा मैंने आपको ये थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया कि यदि न्यूट्रॉन स्टार वगैरह आ जाए तो ये सब ग्रेविटी का पार्ट है, ग्रेविटेशन से डील होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जिक्र करते रहेंगे हल्का फुल्का। फिर मैंने बताया कि यहाँ जो वेट और कुछ नहीं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी ग्रेविटी के कारण लगने वाला फोर्स। तो अर्थ ने एक मास सरफेस पर था, उस पर कितना फोर्स लगाया? तो जवाब है G, पहला मास me,
दूसरा मास m g m e m अपॉन r e स्क्वायर और लेफ्ट साइड m g, m से m कट के g का फॉर्मूला आ गया, जिसको समझ में आ गया तो ऐसा आपने वेट पुट करा है तो उस सरफेस का ऑब्जेक्ट है उसका वेट वेरिएबल है। वेट क्या है एक बार बताओ बेटा, वेट है क्या? हम पे जो अर्थ फोर्स लगाती है, पता है हम अर्थ के नज़दीक हैं तो अर्थ हम पे ज़्यादा फोर्स लगाती है, हम अर्थ से दूर चले जाएंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा क्योंकि अर्थ हम पे कम फोर्स लगाएगी। और यदि हम बिल्कुल फ्री स्पेस में चले गए तो अर्थ हम पे फोर्स ही नहीं लगाएगी, तब हमारा वेट खत्म हो जाएगा, हम वेटलेस हो जाएंगे। तो वेट तो एक वेरिएबल है। दो मास पास होते हैं तो फोर्स ज़्यादा होता है, दूर होते हैं तो फोर्स कम होता है। जब तक मैं अर्थ के नज़दीक हूँ तो मेरा वेट ज़्यादा है, मैं अर्थ से दूर चला गया ऊंचाई पे तो वेट कम हो जाएगा। लेकिन मास नहीं बदलता। मास इज द मेजर ऑफ मटेरियल। मैं जितने मटेरियल से बना हूं, मैं स्पेस में भी चला जाऊं तो उतने ही मटेरियल से बना हूं। मास की यूनिट है केजी। केजी में जितना वेट है, मास है, वो हमेशा सेम रहेगा। अर्थ पर जो मेरा मास है, यदि 50 किलो, झूठ बोल रहा हूं, मान लो अर्थ पे मेरा मास है सपोज 60 किलो, झूठ अब भी है लेकिन फिर भी चलेगा। मेरा अर्थ पर मास है 60 किलो, मैं मून पे जाऊंगा तब भी मास 60 किलो, और मैं जुपिटर पे जाऊंगा तब भी मास 60 किलो। लेकिन वेट, जब मैं अर्थ पर हूं तो अर्थ मुझे ज्यादा फोर्स से खींच रही है, मून पे जाऊंगा तो मून मुझे कम फोर्स से खींचेगा क्योंकि वो छोटा मास है, और इसीलिए मेरा वेट हल्का हो जाएगा। और यदि मैं जुपिटर पे चला गया तो वहां मेरा वेट बढ़ जाएगा क्योंकि जुपिटर का वेट मास ज़्यादा है तो वो मुझे ज़्यादा फोर्स से खींचेगा। तो आई थिंक ये वेट, मास और इन सब के वेरिएशन के बारे में काफ़ी पता चल गया। कल मैं इसके डेरिवेशंस निपटा दूंगा कि हाइट और डेप्थ का क्या इफेक्ट होता है इस पर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।